नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने ही बोझ से गिर जाएगी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से सियासी हलचल तेज। महामारी से जूझते भारत में वायरस गैंग की केंद्र सरकार के खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स, ममता उद्धव ने रोया वैक्सीन की कमी, कोरोना। आनन फानन में लॉकडाउन के ऐलान से खुली केजरीवाल की पोल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घबराए प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ा। बंगाल के दंगल में ममता का पुराना राग नया पैंतरा, एक ही फेज में चुनाव कराने की मांग, 13 मई को उपचुनाव को दिया धार्मिक रंग। इमरान खान के अंदर का जिहादी जागा, बोले पाकिस्तान है इस्लामी देश, मोहम्मद साहब के अपमान से उनके अंदर भी है गुस्सा। आज की पहली खबर जो है महाराष्ट्र की राजनीति से। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है? इस मुद्दे पर कैपिटल टीवी ने पिछले दिनों कई थ्योरी आपके सामने रखी, लेकिन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही ये बात कह दी। शाह ने कहा, अपने ही बोझ की वजह से बहुत जल्द गिर जाएगी ठाकरे सरकार। हमने आपको पिछले दिनों ये खबर भी बताई थी कि कैसे महाराष्ट्र के हालात को लेकर शरद पवार और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी, और अब शाह ने एक इंटरव्यू में उद्धव सरकार को लेकर जो कहा है वो सियासी हलचल पैदा करने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी कई महाराष्ट्र को लेकर इनसाइड स्टोरीज दी हैं, पर अब उद्धव सरकार के अंत की घोषणा हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये सरकार अपने ही बोझ के तले खत्म हो जाएगी, तो इसका मायने है। ऐसा नहीं कि अमित शाह अगर कोई बात कह रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। 2-3 बातें जिसे समझना जरूरी है। एक, उनका साफ साफ ये कहना है, राजनीति इशारों में होती है। वो कोई भी लीडर इस तरह से नहीं कहेगा कि भाई इसे खत्म कर दिया जाएगा ब्ला ब्ला, लेकिन जो बात समझ में आ रही है और जो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर हो रहा है उससे ये साफ साफ लग रहा है कि जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट में जिस तरीके से ये सारी पार्टियां, ये जो तीनों अघाड़ी सरकार के अंदर तीनों पार्टियां हैं जो बेनकाब हुई हैं वो, और दूसरा कि जो बंगाल के नतीजों के बाद एक भूचाल आने वाला है राजनीति में, ये सरकार चली जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ दिन पहले अमित शाह और शरद पवार जी के बीच बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, और शरद पवार के सबसे बड़े जो उसको कह सकते हैं कि राजनीतिक सलाहकार प्रफुल्ल पटेल, वो भी उसमें मौजूद थे। बताया ये जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल में कि शरद पवार ने साफ साफ ये कहा कि उद्धव ठाकरे से मैनेज नहीं हो रहा, उनकी वजह से पूरा का पूरा राज्य जो है वो भुगत रहा है, और हम चाहते हैं कि भाई एनसीपी और बीजेपी मिलकर के सरकार बना ले। तब हमने आपको ये खबर दी थी कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को तलब किया गया था, और देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह के मना कर दिया था कि अगर एनसीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो नाराज हो जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए वो ठीक नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने से इनकार उन्होंने कर दिया, ये कारण बताई, और उसके बाद बीजेपी के लीडरशिप ने इस पूरे प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब ये कि सरकार जाएगी और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। अगली खबर है कोरोना से जूझते भारत की। महामारी हर दिन अपना नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसलों से आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। एक तो अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। दूसरा फैसला यह है कि बाहर से मंगाए जा रहे वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी माफ की जा रही है। हालांकि ममता और उद्धव जैसे
मुख्यमंत्री अब भी कोरोना का ठीकरा सिर्फ केंद्र सरकार पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने आज भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और वैक्सीन की कमी का रोना रो दिया। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि इस कोरोना की लड़ाई में ये जो वायरस गैंग है यही सबसे ज्यादा परेशानियां पैदा कर रहा है। देखिए, ममता बनर्जी कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें वो नहीं गई। क्यों नहीं गई? वो एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रही थी कि हम प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये बार बार इस बात को वो कहती कि हम नहीं मानते उनको देश के वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये इनका पॉलिटिकल स्टैंड है। अब सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर के इतना मारामारी क्यों हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। दिक्कत इस वक्त इस बात की हो रही है कि राज्य सरकारों ने एक साल तक ये लोग सारे लोग सोते रहे, व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की, हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं किया, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया। इन लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पहले वेव में सब कुछ हैंडल कर लिया था, इस बार भी वो हैंडल कर लेंगे। तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि भाई ये संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। कई राज्यों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि जो काहिली का काम जो हुआ है, जो गलती हुई है, जो चूक हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के यहाँ हुई है। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, किस तरह से बिहार में चल रहा है, किस तरह से गुजरात के अंदर स्थिति बेकाबू हो गई। तो ये कहना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्रियों को लगा कि भाई स्थिति जो है कंट्रोल में आ गई है, लेकिन अचानक से ये विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद सब लोग अपने काम करने के बजाय जो विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो लोग इसको राजनीतिक एंगल से उसको दिखाना स्टार्ट इन लोगों ने कर दिया है। सोशल मीडिया में वो एक अफवाह फैलाने वाला गैंग ही है, जिसमें कभी कहते हैं कि भाई ये कुंभ की वजह से फैल गया, तो कोई कहता है कि भाई रैली की वजह से फैल गया। तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस वक्त भारत एक बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। हर व्यक्ति को अपनी चिंता करनी चाहिए। लॉकडाउन होता है तो उसका पालन करना चाहिए। अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना का वायरस है वो एयरबॉर्न हो गया, मतलब हवा में वो फैल रहा है, और इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और जिन लोगों को भी जहाँ भी मौका लगता है वैक्सीन लें। हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, आप लोग भी लें और अपनी जान बचाएं। अगली खबर, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की एक और लापरवाही की। ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने बस घोषणा करना सीखा है, इंतजाम सारे भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया तो प्रवासी मजदूरों में फिर से अफरा तफरी मच गई। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों का जैसे हुजूम इकट्ठा हो गया। इन सबको बस एक ही डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के इंतजाम इतने खराब हैं कि लोग ओवरलोड होकर बसों में अपने घर जा रहे हैं। ऐसी ही एक बस हादसे का शिकार हो गई और 3 मजदूरों की मौत हो गई। डॉक्टर साहब, केजरीवाल ने तो बद इंतजामी की इंतहा कर दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या कहने के लिए कुछ रखा क्या है इसमें। ये केजरीवाल ने वो ऐड बनाया था, 1 महीना पहले वो चल रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग कोरोना के ऊपर युद्ध जीत गए और हमने कितना बड़ा काम किया था। 10 लाख लोगों को खाना भी खिलाते थे, सबका मेडिकल व्यवस्था भी करते थे। जो मजदूर थे आपने सारा जिसको ढिंडोरा पीटना था आपने पीट लिया। सेम सिचुएशन आ गया। कहाँ है भाई वो 10 लाख लोगों को कहाँ खाना खिला रहे हो? कहाँ है तुम्हारा इंतजाम? बेशर्मों की तरह ये आकर के कहता है कि भाई हमने इतने बेड्स की व्यवस्था कर दी। बेड्स की व्यवस्था डीआरडीओ कर रहा है, आईटीबीपी कर रहा है, केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं। आप सिर्फ यहां पे क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हो, ये तमाशा करने के लिए। पिछली बार भी इसी तरीके से ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए ये अफवाह फैलवाता है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि जहां जहां भी यूपी बिहार के लोग रहने वाला जो क्लस्टर्स थे वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाकर के कह दिया कि भाई आनंद विहार में बसेस आ गई हैं, बिहार और यूपी जाएगी बसेस। और इतना ही नहीं, ये इतना नकारा किस्म का आदमी है ये नटवरलाल कि इसने डीटीसी बसेस भेज दिए। सारे लोग डीटीसी बसेस में बैठ करके आनंद विहार आए थे और ये अफरा तफरी मची थी। तो जिस सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं होता है और इस तरह की आपदा आती है, तो चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो, दोनों ही नकारे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जैसे ही ये विस्फोट होता है कोरोना का,
तो सारे लोग जानते हैं कि वो यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस तरह से वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से वहाँ पे आनंद विहार में फिर से वो सीन देखने को मिला। अब खबर बंगाल की चुनावी रणभूमि से और खबर है ममता के नए पैंतरे की। हार के डर से ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपना पुराना राग गाया है कि बाकी के चुनाव एक ही चरण में होने चाहिए। इसके अलावा ममता को उपचुनाव का भी खौफ सता रहा है जो 13 मई को होना है। दीदी गैंग को लगता है कि 13 मई को ईद है और इस चक्कर में उनका रहा सहा वोट बैंक भी वोटिंग के लिए नहीं आएगा, लिहाजा उन्होंने 13 मई के उपचुनाव पर भी आपत्ति जताई है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के इस ड्रामे का क्लाइमैक्स कब होगा? 2 मई को? देखिए 2 मई को तो ममता चली जाएंगी, इसमें कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है। ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से चुनाव हारने वाली है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ममता बनर्जी जो है वो कोई मौलाना बन गई है, मौलवी बन गई हैं कि जो पहले से ही ईद की तारीख तय कर देती हैं। भाई 2 जगह फिर से चुनाव होने वाले हैं, उम्मीदवारों की डेथ हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई 13 मई को करेंगे। 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन का टाइम होगा कि जिसमें लोग फिर से प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे, सरकार भी तब तक बन जाएगी तो चुनाव हो जाएंगे। तो अचानक से मौलाना ममता बनर्जी को मालूम चला कि भाई ये तो ईद के दिन पड़ गया। भाई ईद कैसे पड़ गया उस दिन? भाई तारीख आपने कैसे तय कर दिया? भाई ईद 13 तारीख की है। भाई चांद दिख गया अभी से इनको, तो चांद तो दिखेगा नहीं, वो तो चांद दिखने के बाद ही तय होगा। वो कोई कैलेंडर थोड़ी ये लोग फॉलो करते हैं। तो इनको सितारे जरूर नजर आ रहे हैं, दिमाग जो चक्कर खा रहा है इनका। तो दरअसल दिक्कत क्या है ममता बनर्जी के पास कि ममता बनर्जी जान रही है कि वो चुनाव हार रही है, उनके लिए वो बहानाबाजी ढूंढ रही है। इसलिए वो एन केन प्रकार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हर तरह की बातें करी। जैसे मैं आपको बताऊं, आज पिछले 24 घंटे में जितने आरोप उन्होंने लगा दिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, एक तो आपने कह दिया भाई 13 तारीख को आपने मुसलमानों को देखते हुए आप, क्योंकि ये दोनों जगह मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, कि मुसलमानों को वोट से रोकने के लिए ईद के दिन जो है आपने रख दिया। अरे भाई रमजान तो चल ही रहा है, ईद के दिन तो लोग खाना पीना खाएंगे, अभी तो भूखे रहते हैं फिर भी वोट देकर के आते हैं, 80% वोटिंग हो रही है, तो आपने ढेस लगा दिया। दूसरा आपने कह दिया कि भाई पिछले 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूं कि भाई 4 IPS ऑफिसर को आपने तबादला कर दिया। भाई क्यों तबादला कर दिया? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, ये मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है। पहुंच गई आप सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसके खिलाफ आप पहुंच गई? आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्या क्या डिमांड करने के लिए? कि जो वीवीपैट है ये सारे का काउंटिंग हो, मतलब 6 दिन काउंटिंग चलाएं और ये फिर गुंडागर्दी करें कि भाई रिजल्ट में आप बाधा उत्पन्न करें। क्योंकि ये होगा, मैं आपको अभी से मैंने एक बात मैं बता दूं कि ये आगे चल के ममता बनर्जी वहां पे बहुत भयानक खेला करने वाली हैं। वहां पे बहुत वायलेंस होगा चुनाव के नतीजों के बाद, उसके लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए। तो ये आप लगातार इस तरह के आर्गुमेंट्स दे करके इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करने में ममता बनर्जी लगी हुई है कि ताकि हार के बाद वो ये कह सके कि देखिए मैं तो विक्टिम हूं, इलेक्शन कमीशन ने मुझे हरा दिया, बीजेपी में कहां दम था। तो ये बात है जी सर। और अब खबर पाकिस्तान से। पहले गृह युद्ध और फिर सैनिक विद्रोह। इमरान खान को जैसे ही गद्दी खतरे में दिखी, उनके अंदर का जिहादी जाग उठा। पाकिस्तान में हो रहे फ्रांस विरोध को लेकर अब उन्होंने कहा है कि वो खुद भी वही सोचते हैं जो वहां के तहरीके लब्बैक के प्रदर्शनकारी सोचते हैं। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान बना ही इस्लाम के धर्म पर है और दुनिया में कोई भी अगर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करता है तो हर पाकिस्तानी को ये बुरा लगता है और वो उसका विरोध करता है। वो बोले कि फ्रांस में पैगंबर के अपमान पर भी वो उतने ही दुखी हैं जितने प्रदर्शनकारी, और वो भी विरोध कर रहे हैं पर अपने अलग तरीके से। डॉक्टर साहब, इमरान खान ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखा दिया है। देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान है ये। 3 दिन पहले इमरान खान की सरकार ने तहरीके लब्बैक को एक आतंकवादी संगठन घोषित करती है और उसको बैन लगा देती है, और 3 दिन के बाद ये प्ले बॉय टर्न प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वो कह रहा है कि जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जो सोच है वो हमारी भी सोच है।
अब आप समझिए कि वो ये कह रहा है कि जिस सरकार ने उस तहरीक को आतंकवादी घोषित कर दिया तो उसकी विचारधारा को प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरी विचारधारा है। मतलब एक आतंकवादी है ये, एक जिहादी है ये, वरना ये बात कहने की मतलब क्या थी। अब डिमांड क्या है? अब ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया में कहीं भी कुछ हो, दुनिया का आपने ठेका ले रखा है। हमने कल के प्रोग्राम में खबरों के पंचनामा में मैंने इस बात को अंकित किया था कि ये सारे लोग पाकिस्तान के लोगों, वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ का जो मौलवी मौलाना और वहाँ के आम पॉपुलेशन के दिमाग में एक कीड़ा है। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि बाकी दुनिया में जितने देश हैं उसको तो लोगों ने बनाया है। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के लिए बना है। अब आप समझिए, वहाँ से ये चलते हैं। भाई आप ये बता दो, फ्रांस में अगर कोई चीज़ होती है तो वो पाकिस्तान के कानून के जरिए उसको डील किया जाएगा कि फ्रांस की अपनी कानून, अपने संविधान, अपने कोर्ट के जरिए उसको टैकल किया जाएगा। अफगानिस्तान में जो कुछ होगा क्या वो पाकिस्तान के कानून से होगा? तो दरअसल इनकी माइंडसेट ही जो है वो उस तरह की कि भाई पूरी दुनिया में जो है ये उसका जो है बनना चाहता है। वो जो कहते हैं कि भाई आपको तो खाने के लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, पैसे हैं नहीं, भिखारियों की तरह पूरी दुनिया में आप जो है कटोरा लेकर के घूमते रहते हो कि लोन दे दो, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बिजनेस है नहीं, लोग अलग मर रहे हैं, महंगाई जो है आसमान छू रही है। और उसके बाद इमरान खान की देखिए ये पागलपन ही कहिएगा कि फ्रांस को वो क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई फ्रांस के अंदर अपना कानून है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपको ये दिक्कत होता है आप बताएं कि भाई ये क्या है और किसके खिलाफ आप कर रहे हो, क्या डिमांड कर रहे हो, जिसके साथ ये हमदर्दी दिखा रहे हैं इन लोगों को, ये कट्टरपंथियों को, कि भाई फ्रांस की एम्बेसी हटा दो यहां से। फ्रांस की एम्बेसी हटेगी? एफएटीएफ का मेन आदमी है वो, तलवार लटक रही है, पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान कहां कितने टुकड़ों में बट गया। वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है विद वीटो पावर। आपकी ये हिमाकत, माने भिखारियों वाला मुल्क, और हिमाकत इनकी ऐसी है कि ये जो है सुपर पावर्स को जो है इस तरह से सिर्फ जुबानी जंग में जो है वो हो जाते हैं। तो खैर ये पाकिस्तान की नीति है, पाकिस्तान को की किस्मत में ही है कि वो जलील होता रहेगा, कुछ अपने गलतियों की वजह से, कुछ अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से और बहुत कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सटीक और बेहतरीन एनालिसिस कर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।